हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन एलटी ग्रेड सॉल्यूशन के लिए, एलटी ग्रेड इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के लिए, जो कि पिछली वीडियोस में रह गए हैं। शायद कोई टेक्निकल ग्लिच रहा या जो भी वजह थी, क्योंकि मैंने तो रिकॉर्डिंग करी थी सभी आंसर्स की, बट 85 से लेकर आपके क्वेश्चन रह गए हैं, लेट मी सी, 99 तक, है ना। 85 से 99 के आंसर्स इंक्लूड नहीं हुए हैं, इसलिए ये अनदर वीडियो है आंसर्स के लिए। तो जिन्हें भी डाउट है वो एक बार चेक कर लें, क्योंकि मैंने कई बार चेक किया तो मुझे वो पार्ट नहीं दिखा, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस 85 से 99 तक के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट पीबी शैले आस्क द वेस्ट विंड टू डू फॉर हिम। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ने ए लगाया है, कुछ ने सी लगाया है, तो देखिए इसका आंसर होगा सी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप लास्ट का पार्ट पढ़ते हैं, जब इस पोएम को पढ़ें आप लास्ट में, तो वहां पे लिखा है मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। फिर उसमें लाइन आई है ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्स लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, scatter as from an extinguished hearth ashes and sparks, my words among mankind be through my lips to awaken earth, the trumpet of a prophecy, o wind if winter comes can spring be far behind। तो यहाँ पे जो लाइन आई है एश स्कैटर माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, ठीक है, तो ये लाइन से ही आपका आंसर सी हो जाता है। ओके, आई विल बी रिवेंज ऑन द होल पैक ऑफ यू, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन आपकी आती है 12th नाइट से, ठीक है। ये लाइन आपकी आती है 12th नाइट से, और कैसे आएगी? वहां पे देखिए, जब मॉलवोलियो के साथ मजाक किया जाता है, ओलिविया का लेटर भेज के कि ओलिविया ने लिखा है और ऐसे ड्रेस को होना है, इन्हें हंसते रहना है पूरे टाइम, तो ये काम करते हैं। लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि इनके साथ तो मजाक हुआ है ना। तो इनको एक कमरे में भी बंद कर दिया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और ये जो बोलते हैं आई विल बी रिवेंज ऑन द होल पैक ऑफ यू, ये होल पैक ऑफ यू रेफर कर रहा है सर टॉबी बेल्च, मारिया, सर एंड्रयू ऑगिचिक एंड फेस्टे को, ठीक है। तो ये लाइन यहीं पे आती है बाय मॉलवोलियो, और आपको याद रखना है इसका सबटाइटल व्हाट यू विल। व्हाट टाइप ऑफ नैरेटिव टेक्निक इज यूज्ड इन मिसेस डैलोवे, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, यहाँ पे आपने पढ़ा है मिसेस डैलोवे, क्लैरिसा नाम है, क्लैरिसा डैलोवे, और सेप्टिमस स्मिथ की स्टोरी है, पैरेलल लेवल पे चल रही है दोनों स्टोरी। और क्लैरिसा कैसे अपना पास्ट याद करती हैं, अपने फ्लैशबैक में जाती हैं, मतलब अपने पास्ट में जाती है, फ्लैशबैक नैरेटिव यहाँ पे यूज हुई है, फिर प्रेजेंट में आती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी नॉवेल है जिसमें थॉट्स बार बार जो है वो लीनियर वे में नहीं आ रहे, नॉन लीनियर वे हमें दिखता है, तो प्लॉट का भी नॉन लीनियर स्ट्रक्चर रहा है। और वर्जीनिया वुल्फ वाज द एक्सपर्ट इन यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है। मार्क ऑन द वॉल भी इनका एक ऐसे है जो काफी इंपॉर्टेंट है। द विक्टोरियन एज वॉज एन एज ऑफ, तो ये एज कैसी थी? ये एज प्रूडेंस एंड अर्नेस्टनेस की टेंशन, अर्नेस्टनेस की एज थी, इसका होगा सी। बहुत लोगों ने ए भी लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप टाइम लाइन देखिए 1837 से 1901 का टाइम है, और इस एज को बोला जाता है, देखिए आपने पढ़ा होगा, एन एज ऑफ कंप्रोमाइज, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमें पैरेलल लेवल पे चलती दिखती हैं, साइंस एंड रिलीजन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो बहुत सारी पैरेलल लेवल पे हमको चीज़ अपोजिंग चीज़ें एक साथ दिखती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रूडेंस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट सोशल, मॉरल एंड सेक्सुअल रिस्ट्रेन, ठीक है। और एगरनेस का मतलब होता है इंटेंस एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल, इंपीरियल एंड पर्सनल एक्सपेंशन। तो ये उस एज की कैरेक्टरिस्टिक थी, और दोनों चीज साइमल्टेनियसली ही चल रही थी, ठीक है। एक तरफ हम मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो उन्हीं मॉरलिटी कोड्स को ब्रेक कर रहा है। तो अगर आप देखें तो प्रूडेंस की बात करें तो यहाँ पे मिडिल क्लास वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेन थी, और उन्हें एक डोमेस्टिक एंजल का दायरा दिया गया था कि उन्हें इस फॉर्म में ही रहना है, आइडियलाइज फॉर्म था, प्योर रहना है, सबमिसिव, केयर टेकर। जबकि जो मैन है वो पब्लिक जो भी अफेयर्स है उसे डील करते थे, पब्लिक बिजनेस को डील करते थे। तो आपने टेनिसन में भी लाइन पढ़ी होगी, है ना,
फॉर मैन फॉर द फील्ड एंड फॉर हर द वुमेन इज, ऐसे करके एक लाइन आती है द प्रिंसेस में, है ना। और हिपोक्रेसी की बात की जाए तो कैसे, हिपोक्रेसी की बात ऐसे होती है कि जो लोग मॉरल स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं वही उन्हें ब्रेक कर रहे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड हमें दिखता है, ठीक है। और ईगरनेस आपने देखी है विक्टोरियन एज में कैसे रैपिड एक्सपेंशन हो रहे हैं, कैसे नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रेल रोड्स, टेलीग्राफ, ये सब कैसे इनोवेट हो रहे हैं। उसके अलावा एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, ब्रिटिश एम्पायर कैसे बढ़ रहा है, एशिया और अफ्रीका में कैसे डोमिनेशन हुआ, तो ये सभी चीज़ें हमने लोगों ने देखी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड फेथ भी आपको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो ये एज जो थी प्रूडेंस एंड अर्नेस्टनेस की एज थी। ओके, नेथेनियल हॉथरन का द स्कारलेट लेटर 1850 में पब्लिश है। ये फंडामेंटली अ स्टडी इन किस में है, द पैथोलॉजी ऑफ रिमोर्स। द पैथोलॉजी ऑफ रिमोर्स कैसे है, रिमोर्स मतलब होता है पश्चाताप। तो आपने देखा है आर्थर डिम्सडेल यहाँ पे जो कैरेक्टर है, इस पूरे नॉवल में ये पश्चाताप ही करते रहते हैं, क्योंकि ये हेस्टर प्राइम के लिए कोई भी स्टेप नहीं ले पाते हैं, पर्ल कोई अपनी अपनी डॉटर नहीं बोल पाते हैं, इसके कारण हेस्टर को सबके सामने ह्यूमिलेट होना पड़ता है, पब्लिक स्कैफोल्ड पे खड़े रहना पड़ता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, उनका नाम नहीं रिवील करती। तो उन्होंने अपने चेस्ट पे ए ऐसे बना लिया था, घाव बना लिया था, और वो हमेशा अपने को टॉर्मेंट करते रहते हैं, हमेशा वो गिल्ट में रहते हैं, जिसके कारण फिजिकली भी उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो पैथोलॉजी ऑफ रिमोर्स ये है, लास्ट में भी इनकी डेथ हो जाती है। विच टाइप ऑफ फ्लावर डज कपिल फेच फॉर पद्मनी इन गिरीश कर्नाड हैवदन। तो यहाँ पे फॉर्चुनेट लेडी होगा। जब ये लोग उज्जैन फेयर में जा रहे हैं सभी लोग, तब कपिल इनके लिए फॉर्चुनेट लेडी फ्लावर लाते हैं। तो ये सिनॉप्सिस से आपकी क्वेश्चन था। द वर्ड स्मॉग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। तो ये स्मॉग जो बना है, स्मोक एंड फॉग दोनों वर्ड से बना है, और ये ब्लेंडिंग का एग्जाम्पल है। जैसे न्यूलॉजिज्म में बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि कैसे वर्ड्स बनते हैं, पोर्टमैंट्यू वर्ड भी बोलते हैं। पोर्टमैंट्यू वर्ड जैसे आपने पढ़ा है डिफरेंस, डिकंस्ट्रक्शन में डिफरेंस, डिफरेंस एंड डिफर एंड डेफर दोनों को मिला के बन गया है डिफरेंस, ठीक है। तो वहां से ही उस वही एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कैसे डिफरेंस एंड डिफरेंस को मिला के कैसे बना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग इसका एग्जांपल है, ब्लेंडिंग का एग्जांपल है, स्मोक एंड फॉग दोनों वर्ड को मिला के स्मोक बन रहा है। इसके अलावा देखिए एक कंपाउंड नाउन का एग्जांपल होता है, जैसे आपने पढ़ा बस स्टॉप, ठीक है, या आपने पढ़ा टूथ ब्रश, टूथ ब्रश। तो टूथ ब्रश क्या है, दोनों अलग अलग नाउन है, टूथ अलग है, नाउ ब्रश अलग है, बस अलग है, स्टॉप अलग है, लेकिन दोनों वर्ड मिलके एक नया वर्ड बना रहे हैं। तो ये ब्लेंड, ये एग्जांपल है कंपाउंड वर्ड्स का, कंपाउंड नाउन का, ठीक है। कांतापुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो ये देखिए ये भी एग्जाम्पल, ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत हुआ है, हिमावती रिवर थी ये। तो आप में जितने सिनॉप्सिस डिटेल से पढ़ी है, ये हिमावती रिवर मेंशन की गई है, ठीक है। What is the name of the river mentioned in the poem टिंटन एबी। तो टिंटन एबी का जो टाइटल है वहीं ये नाम आ जाता है, पूरा टाइटल आ जाता है, वाई रिवर मेंशन है, ठीक है। तो ये जाते हैं 5 years बाद, ये अपने पढ़ाई होगा, 5 years बाद ये वापस जाते हैं। पूरा टाइटल आपको याद रखना है, ठीक है। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, उसके बाद भी पूरा टाइटल है, ये आप लोग को पूरा याद रखना है। वाई रिवर है ये। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो ये होगा टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इसका यही होगा। अल्फा ऑफ द प्लो, अल्फा ऑफ द प्लो किसे बोला जाता है, तो एजी गार्डनर ने ये नाम रखा था, और वो द स्टार न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे, ठीक है। और उस समय ये चलन था, सभी राइटर्स स्यूडोनेम अपना रखते थे, तो इन्होंने भी अपना नाम अल्फा ऑफ द प्लो रखा है। अल्फा ऐसा माना जाता है, ग्रीक अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर माना जाता है, और अक्सर एक जो कॉन्स्टलेशन है उसमें ब्राइटेस्ट स्टार था ये अल्फा नाम का, ठीक है। तो इन्होंने अपना वो नाम रखा था, और अल्फा स्टार कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है ब्रिलियंस को, इंसाइट को, और उनकी जो गाइडिंग लाइट है, लाइक वो उन्होंने जो भी एसेज लिखे हैं कहीं ना कहीं एक सजेशन के तरीके से लिखे हैं, बहुत ही कोलिकल लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, लोगों को गाइड करना उनका उद्देश्य था। तो ये सिंबलाइज करता है उनकी शाइनिंग लाइट को, और क्लैरिटी, उनकी राइटिंग्स में जो क्लैरिटी रही है उसको ये रेफर करता है, ये वर्ड अल्फा ऑफ द प्लो, ठीक है। तो एजी गार्डनर का था, तो ये आपको पता ही था, ये तो इजी था आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ।
तो ये 2 वर्जन्स है, कमला मार्कंडेय ने लिखा है, बाकी तो आपको पता ही है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग जिन्होंने थोड़ा-सा भी बायोग्राफी से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं देखे, उन्हें प्रॉब्लम हुई होगी या नहीं भी हुई होगी, क्योंकि 2 वर्जन्स तो आपके में प्रिस्क्राइब्ड है। इसमें से देखिए, इस पेपर में जो ओवरऑल मैंने एनालाइज़ किया है, आपकी बेसिक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहाँ पे कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हिस्ट्री का देखिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? कौन-सा वर्क किस एज में पब्लिश हुआ है, उस एज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइमलाइन क्या है, कैसे वर्क लिखे जा रहे थे उस समय, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ने गलती करी है। एंड वर्क जब प्रेस्क्राइब्ड होता है तो राइटर की पूरी बायोग्राफी नहीं पढ़ी जाती है, इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन मतलब उस हिसाब से नहीं पढ़ा जाता है कि जिस हिसाब से टीजीटी या पीजीटी में आप तैयारी करते हैं, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि वो किस एज से बिलोंग करते हैं, किस तरह की वर्क होते हैं, किस जॉनरा में वो वर्क लिखते हैं, क्या उस वर्क की स्टाइल है या उनके किस प्रकार के वर्क हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल, है ना? जैसे ऐसे में भी मैंने आपको बताया था कि ये स्टाइल ऐसी है, लाइक इस राइटर की ये स्टाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बर्थडे पार्टी कॉमेडी ऑफ मैनेस का एक टाइप है, तो ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पे आप लोग से गलती हुई है। इसके अलावा प्राइस से देखिए क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन बनता है, क्यों नहीं बना वो अलग बात है, एक मैच मेकिंग इस तरह के क्वेश्चन बनता है, तो प्राइस से क्वेश्चन नहीं बना है। उसके अलावा आपके पेपर में ग्रामर बिल्कुल नहीं पूछा, देखा जाए तो बहुत कम परसेंटेज रही है ग्रामर की। तो जिन स्टूडेंट्स का लिटरेचर पार्ट नहीं अच्छा था, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई। हालांकि लिटरेचर में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखा जाए तो 7-8 क्वेश्चन को हटा के बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन इजी ही थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का पेपर अच्छा गया होगा, किसी का नहीं अच्छा गया होगा, लेकिन लिटरेचर जिसका अच्छा था उसका पेपर अच्छा हुआ है। एंड बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे थे, कॉमन सेंस पे बेस्ड थे, है ना? नेक्स्ट देखते हैं 97, विद विच प्ले डिड गैल्सवर्दी बिगिन हिज ग्रामेटिक कैरियर। तो इसका होगा द सिल्वर बॉक्स, ठीक है? द सिल्वर बॉक्स ये 1906 में आता है, और 1909 में आता है स्ट्राइफ, और उसके बाद 1910 में जस्टिस आता है। तो आपका होगा यही 1906 होगा द सिल्वर बॉक्स। इसमें भी देखिए बहुत लोगों को नहीं आया है, जिन लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे थे उनको आया ये क्वेश्चन, बहुत लोगों को नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप राइटर के वर्क को, पर्टिकुलर वर्क को पढ़ रहे हैं और आपको उनके ईयर नहीं, इनके ईयर का नहीं आइडिया है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इम्पॉर्टेंट वर्क की क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और भी राइटर की यहाँ पे पूछी नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इनका जैसे फोरसाइट साका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है? तो 97 का ए हो जाएगा। विच काइंड ऑफ फिक्शन इज फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रूज। तो ये बर्लेस्क है, पैरोडी थी पामेला की। और आपने बर्लेस्क में हाई बर्लेस्क, लो बर्लेस्क पढ़ा है। हाई बर्लेस्क मतलब ट्रीटमेंट या स्टाइल बहुत एलिवेटेड होगी, हाई फाई होगी, और सब्जेक्ट ट्रिवियल होगा। लेकिन लो बर्लेस्क में क्या होगा, सब्जेक्ट तो हाई होगा पर स्टाइल लो होगी, ठीक है? जैसे अगर आप हाई बर्लेस्क में देखें तो रेप ऑफ द लॉक, ट्रिवियल सब्जेक्ट लेकिन उसका ट्रीटमेंट बहुत एलिवेटेड है। और अगर आप लो बर्लेस्क में देखें तो सैमुअल बटलर का ह्यूडिब्रास, सब्जेक्ट जो है वो बहुत सीरियस है लेकिन उसका ट्रीटमेंट लो है। लैम्पून, लैम्पून में क्या होता है, एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को या पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, सटायर किया जाता है, कमेंट किया जाता है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपके लिए है उसका मैक फ्लकनोई, जॉर्ज ड्राइडन का मैक फ्लकनोई। ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें थॉमस शैडवेल को इन्होंने कमेंट किया है, ठीक है? और उन्हें बोला है कि ही इज़ एन हेयर टू अ किंगडम ऑफ डलनेस। तो ये एक डायरेक्ट अटैक होता है, रिडिकुलस फॉर्म में होता है, मॉकरी होती है। कई बार इसकी जो टोन होती है वो मैलिशियस भी होती है, ठीक है? और इसके अलावा आपका एक और वर्क है अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये इन्होंने इंग्लिश एरिस्टोक्रेटिक क्लास को टारगेट करते हुए लिखा था, जो कि आयरलैंड में जो भी फेमाइन आया था उसके लिए इंडिफरेंट थे। तो उन्होंने कहा था कि आयरिश पीपल को अपने बच्चों को वेल्दी लोगों को बेच देना चाहिए। तो ये इसलिए लिखा था ताकि जो रिच लोग हैं वो अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, तो इसलिए मॉडेस्ट प्रपोजल था ये। तो इसका आंसर होगा आपका बर्लेस्क ए, ठीक है? द सोनेट फॉर्म ऑफ पोएट्री ओरिजिनेटेड इन, तो ये इटली है। और आपको पता है 13 सेंचुरी में गियोकामो द लेंटनी ने इसको ओरिजिनेट किया था। और इसके बाद में पेट्रार्क ने इसको काफ़ी अच्छे से लिखा है ऑक्टेवियन सेस्टेट का यूज़ करके। पहले प्रॉब्लम और सेस्टेट में सॉल्यूशन बताया था।
ठीक है, और एक वोल्टा भी यहाँ पे आता है, टर्न जब होता है प्रॉब्लम के बाद, टर्न जब एक लेता है तो वो वोल्टा पार्ट कहलाता है। और इसको सर थॉमस वाइट एंड हेनरी हावर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सरे भी बोलते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में अपने ट्रांसलेशन वर्क्स के माध्यम से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि सर थॉमस वाइट इस फॉर्म को लाते तो हैं, लेकिन जो अर्ल ऑफ सरे हैं, है ना, अर्ल ऑफ सरे ने इसे इंग्लिश सोनेट का फॉर्म दिया है। जैसे आप जानते हैं इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट एक ही है। तो अर्ल ऑफ सरे, इन्होंने 3 क्वाड्रेंट्स और एक कपलेट, ये फॉर्म यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया। और 14 लाइन की जो आयम्बिक पेंटामीटर में जो पोएम आप जानते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये अर्ल ऑफ सरे ने ही बनाई थी इसका फॉर्म, पेट्रार्कन से थोड़ा चेंज करके। और लेकिन इसे हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने इसका काफ़ी यूज़ किया है अपनी सोनेट में, है ना। तो इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। अदरवाइज इसको शुरू किसने किया था, मॉडिफाई किसने किया था, तो अर्ल ऑफ सरे ने, हेनरी हावर्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का गलत होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपके आगे के एग्जाम में क्वेश्चन ना गलत हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपकी जो पहली वीडियो अपलोड हुई है उसमें दिए हुए हैं। यही क्वेश्चन के मुझे सॉल्यूशंस दिखे कि वो वीडियो से हट गए हैं। उसका रीजंस हो सकता है, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, या एक्सपोर्ट होने में प्रॉब्लम हुई है, जो भी रीज़न हो, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या हुआ। तो इसको मैंने दोबारा से रिकॉर्ड कर दिया है एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उस पर कुछ किया जा सके, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप ज़रूर बताइएगा। ओके, तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।